सूर्यास्त की सुनहरी आभा और अचानक हुए उस रहस्योद्घाटन से पूरा दरबार भौंचक्का था। हवा में तनाव और उत्सुकता भरी हुई थी। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से नीचे उतरते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में शांति थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें सुबह की पहली किरण यानी इस नई सुबह के साथ एक अजीब चुनौती दी है। तुम्हें यह पता लगाना है कि आगरा शहर में कुल कितने कुएं मौजूद हैं। सारे दरबारी कानाफूसी करने लगे। ये कैसा प्रश्न था? कौवों को गिनना असंभव था। प्रमुख सलाहकार फजल खान ने तुरंत आपत्ति जताई। जहांपनाह, ये तो समय बर्बाद करने वाला सवाल है। बीरबल ने न तो घबराया और न ही तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों के विचार के बाद बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर उठाया। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, इसका उत्तर कठिन नहीं है। मेरे आकलन के अनुसार हमारे शहर में ठीक 48,551 कुएं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाई और पूछा, और अगर ये संख्या गलत निकली तो? बीरबल ने उसी सहजता से जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि कुछ कुएं अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महाराज अकबर, जो बीरबल के पहले जवाब पर हंस रहे थे, अब उनकी अद्वितीय हाजिर जवाबी पर अवाक रह गए। उन्होंने अपने वजीर को देखा, जिसने सिर झुकाकर बीरबल की प्रशंसा में सहमति दी। शानदार बीरबल, अकबर ने जोर से कहा, तुम्हारी बुद्धि की धार तलवार से भी तेज है। तुमने एक असंभव प्रश्न को अपनी चतुराई से खेल बना दिया। आज यह सिद्ध हो गया कि तुम केवल मेरे प्रिय मित्र नहीं, बल्कि इस पूरे दरबार के मुकुटमणि हो। इस बार तालियां सम्मान और स्वीकृति की थी। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, उनके चेहरे उतर गए थे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से महाराजा को झुककर प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से इशारा किया, अब इस कैवों की गिनती को यही विराम दिया जाए। दरबारीगण, किसी और के पास कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान बीरबल ही कर सकता है? दरबार में शांति छा गई। कोई भी तुरंत बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। अकबर ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा निराश होते हुए कहा, क्या बात है? हमारी विशाल सल्तनत में बीरबल के लिए कोई नई चुनौती नहीं बची है? पूरा दरबार अभी भी मौन था, लेकिन तभी दरबार के आखिरी छोर पर बैठे एक वृद्ध ज्योतिषी ने धीरे से अपना आसन छोड़ा। ये व्यक्ति अपनी गूढ़ विद्या और कठोर सत्य बोलने के लिए जाना जाता था। उन्होंने विनम्रता से महाराजा को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास बीरबल जी के लिए एक ऐसा प्रश्न है जो गिनती या तर्क से परे है। मुझे संदेह है कि इसका उत्तर बीरबल भी आसानी से दे पाएंगे। अकबर की आंखें चमक उठीं। कहो, क्या है वो प्रश्न? ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस नश्वर संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, जिसकी कीमत कोई सोना या जवाहरात नहीं चुका सकते। दरबार में फिर से गहन चुप्पी छा गई। यह प्रश्न केवों की गिनती से कहीं ज्यादा दार्शनिक और पेचीदा था। सभी बीरबल के चेहरे की ओर देखने लगे कि वो इस गंभीर चुनौती का सामना कैसे करेंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्रश्न अत्यंत सरल है और इसका उत्तर आपके सामने ही मौजूद है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो ज्ञान और आत्मविश्वास से उत्पन्न होती है। महाराज, उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, सोना और जवाहरात तो मनुष्य ने अपने लालच से बनाए हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें जो सबसे बड़ा खजाना दिया है वो है हमारी सांस। दरबार के सदस्य इस अप्रत्याशित उत्तर पर चौंक उठे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, ज्योतिषी जी, सोचिए, जिस पल ये सांस रुक जाती है, क्या दुनिया का सारा सोना भी इसे वापस ला सकता है? नहीं, ये अनमोल है,
क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। जब तक ये चलती है, आप राजा हैं। जब ये थम जाती है, तो आप केवल मिट्टी। इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई दर ही नहीं है। ये उत्तर इतना सरल, इतना मौलिक और इतना गहरा था कि ज्योतिषी के चेहरे पर भी विस्मय का भाव आ गया। उन्होंने सम्मान से सिर झुका लिया। स्वयं बादशाह अकबर इस दार्शनिक निष्कर्ष से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। पूरे दरबार में ज्ञान की इस पराकाष्ठा पर जोरदार तालियां गूंज उठीं, मानो छत टूट जाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट थमने के बाद दरबार में एक गहन, संतुष्ट शांति छा गई। बादशाह अकबर ने गर्व से बीरबल को देखा। उनकी आंखें चमक रही थी। उन्होंने मोतियों से जड़ा अपना कीमती हार उतार लिया और उसे बीरबल की ओर बढ़ाया। बीरबल, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का भंडार धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये हार स्वीकार करो। यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे इसकी कोई कीमत नहीं है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक हार लिया और उसे अपने माथे से लगाया। जहांपनाह, आपकी प्रशंसा और आपका समय ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह हार तो केवल इस सत्य का प्रतीक है कि समय की सबसे बड़ी कीमत स्वयं समय ही जानता है, और उस समय के मालिक आप हैं। बीरबल की ये विनम्रतापूर्ण हाजिर जवाबी सुनकर अकबर मुस्कुराए। उन्होंने उसी ज्योतिषी को संबोधित किया जिसने प्रश्न पूछा था, क्या अब भी तुम्हें किसी संदेह की गुंजाइश दिखती है? ज्योतिषी ने झुककर कहा, नहीं जहांपनाह। बीरबल की बुद्धि सूर्य के समान है, जिसके आगे मेरी गणनाएं फीकी पड़ गई। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का मूल्य किसी भी शाही खजाने से अधिक होता है। तुमने समय की कीमत को हार नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान के आभूषण से आका है। तुम्हारा जवाब अद्भुत था। सम्राट की आंखों में गहरा स्नेह देखकर बीरबल नतमस्तक हुए। अकबर ने फिर पूरे दरबार की ओर मुड़कर एक जोरदार घोषणा की, आज हमारी सभा में बीरबल की बुद्धिमत्ता का ये खेल सफल हुआ है। मैं आज्ञा देता हूं कि इस क्षण का सम्मान किया जाए। सम्राट का इशारा मिलते ही दरबारी, मंत्रीगण और सेवकगण एक साथ खड़े हो गए। पूरे दरबार में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये तालियां केवल बीरबल की जीत के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी उस विनम्रतापूर्ण हाजिर जवाबी के लिए थी जिसने एक साधारण प्रश्न को जीवन के गहरे दर्शन में बदल दिया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और प्रेम से उनकी पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुम्हारी बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि हमें जीवन का सार भी समझाती है। सम्राट ने गर्व से कहा। उन्होंने तुरंत राजकोष के अधिकारी को आदेश दिया कि बीरबल को सोने के सिक्कों की एक भारी थैली भेंट की जाए। बीरबल ने धन्यवाद करते हुए वो भेंट स्वीकार की, लेकिन उनकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि विनम्रता का भाव था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये सम्मान मेरी विनम्र सेवा का फल है। ज्ञान का दीपक तब तक अधूरा है जब तक वो किसी अंधेरे कोने को रोशन न करे। ये सुनकर अकबर का हृदय और भी विशाल हो गया। उन्होंने सभा समाप्त करने की घोषणा की और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपने स्थानों से उठ खड़े हुए। दरबार की वो शाम बीरबल की जीत की कहानी बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। कुछ सप्ताह शांति से बीते, लेकिन अकबर का मन एक नए बौद्धिक मनोरंजन की तलाश में था। एक दोपहर, जब दरबार अपने उच्चतम गौरव पर था, जहांपनाह ने सभी दरबारियों को चुप करा दिया। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में हल्की चुनौती भरते हुए कहा, तुम्हारी प्रशंसा हर कोने में है, पर मुझे संदेह है कि तुम हर समस्या का व्यावहारिक समाधान दे सकते हो। दरबारी, विशेषकर ईर्ष्यालु मंत्री, इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने आगे कहा, हम तुम्हें एक ऐसी पहेली देते हैं जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलेगा।
तुम्हें यह साबित करना होगा कि हमारे साम्राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और इसे साबित करने के लिए तुम्हें किसी को अपमानित किए बिना मात्र अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर संतोषजनक हुआ तो यह पूरा दरबार तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कायल हो जाएगा और तालियों से गूंज उठेगा। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल इस असंभव से प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, जबकि बीरबल शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल सूर्योदय के साथ ही आपकी ये इच्छा पूरी होगी। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर किसी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे अत्यंत उत्सुक थे कि बीरबल ने रात भर में कौन सा अनोखा समाधान निकाला होगा। बीरबल ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल अकेले नहीं थे, उनके साथ एक ऐसा आदमी था जिसका हुलिया देखते ही बनता था। वो एक ऊंट पर उल्टे मुंह बैठा था, ऊंट की लगाम पूंछ की तरफ खींच रहा था और अपने सिर पर मिट्टी के बर्तनों का एक पूरा गट्ठर रखा हुआ था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या तमाशा है? कौन है ये व्यक्ति और इसका हमारे प्रश्न से क्या लेना देना है? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। जहांपनाह, यह आपकी चुनौती का पहला मूर्ख है। जब मैं कल सुबह इनकी दुकान के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये महाशय पूरी बुद्धिमानी से ये सोच रहे थे कि ऊंट को इस प्रकार चलाकर भी ये सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। दरबार अभी भी हंस रहा था, लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, परंतु जहांपनाह, मुझे तो सबसे बड़े मूर्ख की पहचान करनी थी और वो व्यक्ति अभी भी बाकी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनती की, जहांपनाह, दूसरे और सबसे बड़े मूर्ख की पहचान करने के लिए मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो व्यक्ति अभी भी इस भव्य दरबार में मौजूद है और वे स्वयं सम्राट है। दरबार में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। दरबारी फुसफुसाए, लेकिन बीरबल अविचलित खड़े रहे। अकबर का माथा तन गया। तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमें सबसे बड़ा मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। नहीं महाराज, आप तो बुद्धिमानों के राजा हैं, परंतु सबसे बड़ी मूर्खता उस व्यक्ति की होती है जो किसी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को कोई ऐसा काम सौंपता है जिसे सिद्ध करना व्यर्थ है। आपने मुझे 3 दिन तक सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने की चुनौती दी, जबकि आपके राज्य में अनेक जरूरी काम लंबित थे। जहांपनाह, समय बर्बाद करने वाले से बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? अकबर पहले क्रोधित हुए, फिर बीरबल के तर्क की गहराई को समझा। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी गद्दी से उठे और 2 कदम चलकर बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने स्नेह और गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह हमें निरुत्तर कर दिया। यह केवल चुनौती का उत्तर नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक था। राजकार्य में प्राथमिकता और समय का सदुपयोग कितना आवश्यक है, बादशाह ने कहा। दरबारियों की आंखें बीरबल के सम्मान में झुक गई। मुल्ला 2 प्याजा, जो अब तक चुप थे, ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी है। हमें मूर्खों को खोजने की बजाय जरूरी कामों को निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए खजांची को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत 1000 स्वर्ण अशर्फिया भेंट की जाए। ये पुरस्कार उनकी असाधारण बुद्धिमानी के लिए है, जिसने आज पूरे दरबार को एक अमूल्य शिक्षा दी है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक बादशाह को धन्यवाद दिया और दरबार एक बार फिर खुशी के जयकारों से गूंज उठा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक खजांची से स्वर्ण अशर्फिया स्वीकार की। जब वो दरबार से बाहर निकल रहे थे तो कई दरबारी उनके पीछे पीछे आए, उनकी चतुराई की प्रशंसा करते हुए। हालांकि कुछ जलनशील मंत्री, जो अक्सर बीरबल के खिलाफ साजिश रचते थे, मौन थे और उनके चेहरे पर हार की शिकन साफ दिख रही थी। अगले कुछ दिनों तक
ये घटना पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी रही। बीरबल का ये जवाब कि मूर्खों की गिनती करने से बेहतर है काम के लोगों पर ध्यान केंद्रित करना प्रशासन के हर स्तर पर गूंजने लगा। बादशाह अकबर ने इस घटना को दरबार के रिकॉर्ड में विशेष रूप से दर्ज करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसमें निहित होती है। बीरबल की इस अनोखी विजय ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान हमेशा अहंकार पर भारी पड़ता है और उनकी ख्याति एक बार फिर पूरे साम्राज्य में फैल गई। बादशाह अकबर को अपने सबसे प्रिय दरबारी पर गर्व था। बादशाह अकबर ने उस दिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के सम्मान में उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक विशेष नवरत्न हार भेंट किया। पूरे दरबार में खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई और बीरबल को सम्मान के साथ सिंहासन के निकट बिठाया गया। किंतु बीरबल की लगातार बढ़ती ख्याति से कुछ ईर्ष्यालु दरबारी, विशेषकर मीर बख्शी और मुल्ला दो प्याजा, मन ही मन कुढ़ रहे थे। उन्हें यह अपमानजनक लगने लगा था कि हर बार जीत बीरबल की ही होती है। वे जानते थे कि जब तक बीरबल दरबार में है उनकी अपनी महत्ता कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने मिलकर बीरबल को स्थायी रूप से नीचा दिखाने की एक नई योजना बनाई। एक सप्ताह बाद मीर बख्शी ने अकबर के सामने एक ऐसा जटिल दार्शनिक प्रश्न रखा जो राज्य के सबसे गहरे विद्वानों के लिए भी सिरदर्द बन सकता था। उन्होंने चुनौती दी कि यदि बीरबल इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे पाएं तो वे हमेशा के लिए दरबार छोड़ देंगे। पूरा दरबार सांसें रोककर ये नया बुद्धि का खेल देखने के लिए तैयार हो गया। मीर बख्शी ने अकबर के सामने झुककर अत्यंत विनम्रता का प्रदर्शन किया, परंतु उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी। उसने गला साफ किया और प्रश्न प्रस्तुत किया, जहां पनाह, मेरी चुनौती यह है, इस विशाल जगत में वो कौन सी एक वस्तु है जो सबसे अधिक वजनदार, भारी है? वो वस्तु जिसे न तो तौला जा सकता है और न ही उठाया जा सकता है, पर फिर भी हर मनुष्य उसे जीवन भर ढोता है। उसका सही दार्शनिक नाम क्या है? प्रश्न सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये प्रश्न भौतिकता से परे मानव अस्तित्व की गहराई को छू रहा था। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत चित्त से सिर उठाया। उनकी आंखों में चुनौती स्वीकार करने की हल्की सी चमक आई। उन्होंने मीर बख्शी की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि खेल अभी शुरू हुआ है। उन्हें सोचने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया गया। अगले 2 दिनों तक पूरे दरबार और आगरा के बुद्धिजीवी वर्ग में बस इसी पहेली की चर्चा थी। बड़े बड़े पंडितों ने वेदों और शास्त्रों को खंगाला, पर उन्हें ऐसा कोई सटीक शब्द नहीं मिला जो प्रश्न की सभी शर्तों को पूरा करता हो। मीर बख्शी आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस गूढ़ दार्शनिक जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर बीरबल ने इन बहसों में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपना समय सामान्य रूप से व्यतीत किया, कवियों से चर्चा की और संगीत का आनंद लिया। उनके चेहरे पर जरा भी चिंता का भाव नहीं था। उनका शांत, निश्चिंत स्वभाव देखकर कई दरबारी चिंतित हुए कि कहीं बीरबल इस चुनौती को हल्के में तो नहीं ले रहे। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा था। अकबर स्वयं उत्साहित थे। मीर बख्शी गर्व से खड़े थे। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मीर बख्शी की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, उत्तर तैयार है, लेकिन इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपके सामने एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन तुरंत अनुमति दे दी। तुम्हें जो उचित लगे बीरबल, दरबार तुम्हारी प्रस्तुति के लिए तैयार है। बीरबल ने धन्यवाद किया और तुरंत 3 मजबूत सेवकों को दरबार के केंद्र में बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि 3 बड़े, बिल्कुल एक जैसे मिट्टी के घड़े लाए जाएं। तीनों घड़े लाते ही बीरबल ने मीर बख्शी की ओर मुड़कर कहा, मीर बख्शी जी, मेरी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देने से पहले आप स्वयं सिद्ध कीजिए कि मूल्य की वास्तविक परिभाषा क्या है। यह कहकर
उन्होंने पहले घड़े में मुगल खजाने से बहुमूल्य सोने के सिक्के भरवा दिए। दूसरे घड़े में उन्होंने दूर गांव से लाया गया शुद्ध गाढ़ा दूध डलवाया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने तीसरे घड़े को खाली ही रहने दिया, उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखा। बीरबल ने मीर बख्शी की आंखों में देखते हुए पूछा, बताइए, इन तीनों घड़ों में सोने से भरा, दूध से भरा और हवा से भरा आपके अनुसार सबसे अधिक मूल्यवान कौन सा है? यही मेरी चुनौती का निर्णायक मोड़ है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। मीर बख्शी ने आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाया। राजकोष के संरक्षक होने के नाते उनके लिए उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जाहिर है महाराज, सबसे अधिक मूल्यवान वो घड़ा है जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। इसका मूल्य तुरंत आका जा सकता है और ये हमारी संप्रभुता का आधार है। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीरे से हंसे। उन्होंने पहला घड़ा उठाया जिसमें सोने के सिक्के थे। ये मूल्य चोरी हो सकता है, लूटा जा सकता है या खर्च होकर खत्म हो सकता है। उन्होंने दूध के घड़े की ओर इशारा किया। ये मूल्य जीवन देता है पर कुछ समय में सड़ जाएगा। अंत में बीरबल ने खाली घड़े को उठाया और ये घड़ा, यह है सबसे अधिक मूल्यवान, उन्होंने घोषणा की। क्यों? बीरबल ने अपनी आवाज तेज की। क्योंकि ये घड़ा खाली है। ये प्रतीक्षा करता है। आप इसमें पानी भरकर प्यासे को जीवन दे सकते हैं। आप इसमें ज्ञान भरकर किसी का भविष्य संवार सकते हैं। वास्तविक मूल्य उस वस्तु में नहीं होता जो वो है, बल्कि उस संभावना में होता है जो वो बन सकती है। अकबर ने तुरंत खड़े होकर तालियां बजाईं और उनके पीछे पूरे दरबार में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादशाह अकबर ने अपना आसन संभाला और उनके चेहरे पर संतोष की स्पष्ट मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथों के इशारे से तालियां रुकवाईं। बीरबल, उन्होंने आवाज में गर्व भरकर कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे तर्क की गहराई को मापना असंभव है। तुमने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे मूल्यवान वो नहीं होता जो हम पा चुके हैं, बल्कि वो होता है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। वो संभावना, वो खालीपन जो प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसे किस नेक काम से भरें। दरबारियों के बीच फुसफुसाहटें थी जो अब संदेह की नहीं बल्कि प्रशंसा की थी। बीरबल ने विनम्रता से झुककर आदाब किया। जहांपनाह, ये आपकी उदारता है। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था कि असली बुद्धि उस वस्तु में छिपी होती है जिसे दुनिया साधारण समझकर नजरअंदाज कर देती है। अकबर ने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा भेंट की और घोषणा की कि बीरबल की बुद्धि का ये खेल हमेशा न्याय और दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ बनकर याद रखा जाएगा। उस दिन दरबार ने केवल घड़ों का नहीं बल्कि जीवन में नए अवसरों के महत्व को समझा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए संतोष भरी मुस्कान दी। बीरबल, तुम हमेशा हमें सिखाते हो कि सबसे गूढ़ उत्तर सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। मुझे लगता है कि आज के बाद मेरा हर दरबारी किसी भी वस्तु को उसकी बाहरी दिखावट से नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन और संभावनाओं से पहचानेगा। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अब एक और प्रश्न। इस ज्ञान को केवल दरबार तक सीमित न रखते हुए इसे हमारी सल्तनत के हर नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ज्ञान की नदी को बहने के लिए बांध की आवश्यकता नहीं होती। इसे तो बस बहने देना चाहिए। जब न्याय और विवेक का निर्णय खुले रूप से किया जाता है तो ये स्वयं ही हर घर की दहलीज तक पहुंच जाता है। खाली घड़ा हो या भरा हुआ दरबार, बात हमेशा नियत और नजरिए की होती है। इस उत्तर ने बादशाह के हृदय को छू लिया। सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष पर विस्मय में पड़ गए। तालियों की गूंज बता रही थी कि यह सबक लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया और उस दिन की सभा समाप्त करने का आदेश दिया। दरबार समाप्त होने के बाद भी उस दिन के तर्क की तरंगे हवा में तैरती रही। दरबारी धीरे धीरे अपने अपने मार्ग पर अग्रसर हुए,
पर उनकी चर्चा का केंद्र बीरबल ही थे। सभी सहमत थे कि बीरबल ने न केवल एक जटिल प्रश्न का समाधान किया था, बल्कि ये भी स्थापित किया कि बुद्धिमत्ता किसी पद या संपत्ति की मोहताज नहीं होती। कुछ देर बाद जब शाही कक्ष पूरी तरह शांत हो गया, तो बादशाह अकबर ने बीरबल को निजी तौर पर बुलवाया। अकबर ने प्रेम और प्रशंसा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम खाली घड़े में भी ज्ञान का सागर भर देते हो। तुम्हारी चतुराई मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जब प्रश्न न्याय का हो और राजा का हृदय स्वच्छ हो, तो उत्तर स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इसीलिए अगले खेल का इंतजार मुझे पहले से ही रहता है। अगले दिन शाही दरबार फिर से पूरी रौनक के साथ सजा था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और पूरे दरबार में खचाखच भीड़ थी। विद्वान, सेनापति और देश विदेश के राजदूत। अकबर ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ दरबारियों को संबोधित किया, मुझे पता है कि हमारे दरबार में ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पर आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, मुझे सटीक माप चाहिए। इस धरती से स्वर्ग की दूरी कितनी है? ये प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों के माथे पर बल पड़ गए। कुछ दरबारी तो बीरबल की ओर देखने लगे, ये जानते हुए कि इस असंभव पहेली का सामना केवल वही कर सकते हैं। जब हर कोई चुप था और अपनी पोथियां पलटने लगा, तब बीरबल ने सहजता से कदम आगे बढ़ाए। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, इसका उत्तर तो अति सरल है। दूरी मापी जा सकती है, किंतु उसके लिए हमें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्त यह है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, कि हमें पहले यह जानना होगा कि स्वर्ग का प्रारंभ बिंदु वास्तव में कहाँ है। क्या वो पृथ्वी की सतह है या सबसे ऊंचा पर्वत? और हमें एक ऐसी मापने की इकाई, फीता, चाहिए जो अटूट हो, क्योंकि स्वर्ग की दूरी नापते हुए वो फीता बीच में टूट न जाए और मापन अधूरा रह जाए। दरबार में फिर खुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसी असंभव शर्तें थी? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, क्या ऐसी कोई अटूट इकाई मौजूद है बीरबल? बिल्कुल नहीं, बीरबल ने सहजता से स्वीकार किया। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। चूंकि भौतिक रूप से यह दूरी नापना असंभव है, तो हमें गणित का प्रयोग करना होगा जो सीधे निष्कर्ष पर ले जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, वो निष्कर्ष क्या है बीरबल? अति सरल हुजूर, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, स्वर्ग की दूरी ठीक उतनी ही है जितनी दो इंसानी कानों के बीच की दूरी होती है। ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह अकबर भी चौंक गए। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उनकी आंखों में विस्मय और चुनौती का मिश्रण था। ये कैसी पहेली है बीरबल? बादशाह ने जोर देकर पूछा। स्वर्ग कहाँ और ये कान कहाँ? क्या तुम दरबार का मजाक उड़ा रहे हो? यदि तुम इसे सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हारी ये बुद्धि तुम्हें भारी पड़ेगी। बीरबल ने शालीनता से हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि ज्ञान और आस्था की है। मनुष्य जब कोई बात सुनता है तो वो उसके एक कान से प्रवेश करती है और दूसरे कान से बाहर निकलने में कितना समय लेती है? पलक झपकते ही। बीरबल ने आगे समझाया, स्वर्ग की दूरी केवल इतनी है कि हम सुनी हुई बात, ज्ञान और सत्य को कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं। कान के रास्ते से मस्तिष्क तक पहुंचने में कोई दूरी नहीं होती, लेकिन सत्य को अपनाने की तत्परता ही स्वर्ग कहलाती है। जो व्यक्ति तुरंत ज्ञान को आत्मसात करता है, उसके लिए स्वर्ग और नर्क के बीच कोई फासला नहीं बचता। इस सूक्ष्म किंतु गहरे अर्थ को सुनकर पूरे दरबार में पहले एक क्षण का स्तब्ध सन्नाटा पसरा और फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तालियों की गड़गड़ाहट शांत होने पर शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक अपार संतोष और गर्व की मुस्कान थी।
उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखें विनम्रता से झुकी थी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक ऐसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया जिसे सुलझाने के लिए बड़े बड़े पंडितों का ज्ञान भी कम पड़ जाता। तुम्हारी बुद्धिमत्ता न केवल तेज है, बल्कि ये जीवन के रहस्यों को भी उजागर करती है। दरबारियों ने एक स्वर में बीरबल की जय जयकार की। उस दिन बीरबल ने पुनः सिद्ध कर दिया कि उनकी हाजिर जवाबी केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का परिणाम है। प्रसन्न होकर अकबर ने तुरंत अपने खजाने से बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया, जो उनकी असाधारण विजय और बुद्धि का प्रतीक था। पूरा दरबार बीरबल के सम्मान में नतमस्तक हो गया। सम्मान और भेंट ग्रहण करने के बाद भी बीरबल विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़े रहे, लेकिन राजदरबार के एक प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी को ये लगातार मिल रहा सम्मान फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। मीर बख्शी ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल गूढ़ बातों तक सीमित है, व्यावहारिक समस्याओं में नहीं। जहां पनाह मीर बख्शी ने आगे बढ़कर कहा, मान्यवर बीरबल की दार्शनिक समझ अद्वितीय है, किंतु प्रशासनिक और व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा भी आवश्यक है। मैं बीरबल को एक सरल चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। मीर बख्शी ने चुनौती रखी, कल सुबह हम सब यमुना नदी के किनारे चलेंगे। बीरबल को बिना किसी उपकरण या नाप के केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह बताना होगा कि नदी की चौड़ाई ठीक कितनी है। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने सहजता से सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की वही शांत चमक थी जो किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले दिखाई देती थी। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें यमुना के शांत जल को छू रही थी। बादशाह अकबर अपने वजीरों, मीर बख्शी और अन्य दरबारियों के साथ नदी के तट पर उपस्थित थे। मीर बख्शी के चेहरे पर हल्की सी विजय की मुस्कान थी। बीरबल शांत भाव से आए और उन्होंने नदी के किनारे एक विशेष स्थान पर खड़े होकर ठीक सामने वाले किनारे पर स्थित एक ऊंचे पेड़ को ध्यान से देखा। उन्होंने अपनी आंखें संकरी की, जैसे कोई अदृश्य रेखा खींच रहे हों। अचानक बीरबल ने नदी के किनारे से दूर हटना शुरू कर दिया। जमीन पर चलते हुए वो कुछ कदम पीछे गए, फिर किनारे के समानांतर दाईं ओर चलने लगे। मीर बख्शी ने कटाक्ष किया, क्या आप चौड़ाई नापने के बजाय मैदान की लंबाई नाप रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और एक सटीक बिंदु पर पहुंचकर रुक गए। उन्होंने अपने कदम गिने और जमीन पर एक निशान बनाया। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, इस यमुना की चौड़ाई ठीक उतनी ही है जितनी मैंने यहां से चलते हुए नापी है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा मीर बख्शी के क्रोधित फुसफुसाहट से टूटा। यह सरासर मजाक है बीरबल। आप जमीन पर चले कुछ कदमों को नदी की चौड़ाई कैसे घोषित कर सकते हैं? क्या आप गणित के नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं मीर बख्शी साहब, यह केवल सटीक ज्यामिति है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए निशान की ओर इशारा किया। जहां पनाह, मैंने पहले नदी के विपरीत किनारे पर स्थित एक विशाल वृक्ष को बिंदु का माना। मैं नदी के किनारे से ठीक 90 डिग्री का कोण बनाकर चला। जब मैं इस अंतिम बिंदु सी पर पहुंचा, मैंने मुड़कर देखा कि वृक्ष का और मेरे चलने की रेखा एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना रही है जहां दोनों कोण 45 डिग्री के हैं, और गणित ये नियम सिखाती है कि जिस त्रिभुज में दो कोण 45 डिग्री के हों, उसकी विपरीत भुजाएं अर्थात नदी की चौड़ाई और मेरे चले गए कदम हमेशा बिल्कुल बराबर होती है। यह सुनकर अकबर का चेहरा तुरंत चमक उठा। उन्हें बीरबल की बुद्धि पर गर्व महसूस हुआ और पूरे दरबार में जोरदार तालियां गूंज उठीं। अकबर ने अपनी सीट से उठकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और तर्क, लॉजिक, किसी भी महंगे उपकरण
या भारी भरकम गणित से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तुमने मात्र 3 कदमों और एक कोण के सहारे उस समस्या का समाधान कर दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान भी यंत्रों के बिना हल नहीं कर सकते थे। दरबारियों की तालियां अभी भी थमी नहीं थी। वे बीरबल की चतुराई पर चकित थे। अकबर ने तुरंत शाही खजाने से बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह आपकी शिक्षा और प्रोत्साहन का परिणाम है। गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। इस जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीरबल केवल तेज नहीं थे, बल्कि उनकी समझ गहरी और व्यावहारिक थी। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक बार फिर बीरबल के ज्ञान की जय जयकार की। अकबर बीरबल के ज्ञान और नम्रता के इस अद्भुत मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने गर्मजोशी से बीरबल का हाथ थामा और कहा, बीरबल, तुम केवल दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं, बल्कि मेरी बुद्धि की रोशनी हो। तुम्हारे कारण ही मेरे शासन में न्याय और विवेक का दीपक जलता रहता है। लेकिन बादशाह के मन में एक और जटिल प्रश्न घूम रहा था, जो अब तक उन्हें परेशान किए हुए था। उन्होंने सिंहासन पर वापस बैठते हुए गंभीर मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने धन और समस्याओं का हिसाब तो बखूबी लगाया। अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा में ऐसी कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता और जिसे चोर कभी चुरा नहीं सकता। पूरा दरबार इस नए और गहरे प्रश्न को सुनकर सन्न रह गया। यह सवाल सिर्फ बुद्धि का नहीं, बल्कि जीवन के सार और नैतिकता का था। सभी की आंखें अब बीरबल पर टिकी थी, ये जानने के लिए कि वो इस अमूल्य पहेली का क्या उत्तर देते हैं। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरा तेज था जिसने पूरे दरबार को बांध रखा था। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी प्रजा के पास वो सबसे कीमती चीज है जिसका कोई मोल नहीं। वो है सच्चा ज्ञान और चरित्र। ज्ञान एक ऐसा अमूल्य धन है जिसे न तो किसी खजाने में बंद करने की आवश्यकता है, न ही इस पर कोई सीमा शुल्क लगता है। चोर हीरे जवाहरात चुरा सकता है, अनाज लूट सकता है, लेकिन किसी मनुष्य की बुद्धि में समाये हुए सत्य और उसके हृदय में बसी नैतिकता को वो छू भी नहीं सकता। बीरबल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जिसके पास चरित्र और सही समझ है वो निर्धन होते हुए भी समृद्ध है, क्योंकि संकट के समय केवल यही दोनों चीजें उसे सही राह दिखाती है। ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इस सरल किंतु गहरे उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में एक पल की चुप्पी छाई और फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सम्राट अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। उनका चेहरा संतोष और गर्व से दमक रहा था। बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सबसे अमूल्य पाठ सिखाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा गया है, सोने की चमक तो आंखों को चकाचौंध कर सकती है, पर संकट के अंधेरे में केवल चरित्र और बुद्धि ही दीपक बन सकती है। अन्य दरबारी, जो पहले भौतिक धन की प्रशंसा कर रहे थे, अब अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की जीत केवल एक बहस की जीत नहीं थी, बल्कि नैतिक मूल्यों की जीत थी। सम्राट ने बीरबल को सम्मान स्वरूप बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया, पर बीरबल का असली इनाम तो सम्राट की आंखों में झलक रहा अटूट विश्वास था, जिसने पूरे दरबार में उनकी धाक जमा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि से सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे बड़ा धन इंसान का अपना विवेक होता है। पूरे दरबार में एक साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये ध्वनि केवल सराहना की नहीं थी, बल्कि बीरबल के अकाट्य तर्क के सामने संपूर्ण दरबार की स्वीकृति थी। सम्राट अकबर अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर गर्व का तेज था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और घोषणा की, आज बीरबल ने केवल एक बहस नहीं जीती है,
बल्कि उसने हम सभी के लिए जीवन का एक महान पाठ स्थापित किया है, जिसने ये जान लिया कि उसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा धन है। उसे दुनिया की कोई दौलत गरीब नहीं कर सकती। दरबारियों ने अब सच्चे हृदय से बीरबल का अभिनंदन किया। वे समझ चुके थे कि उनका विरोध कितना व्यर्थ था। इस घटना ने बीरबल को अकबर के नवरत्नों में और भी ऊंचा स्थान दिलाया। दरबार के इतिहास में वह दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया जब बुद्धि के दीपक ने भौतिक धन के अहंकार को पराजित कर दिया था। अकबर बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक हार और सोने के मोहरों की एक थैली भेंट की जाए। बीरबल ने बड़े आदर से सम्राट का उपहार स्वीकार किया, किंतु अगले ही पल उन्होंने हार और मोहरे राजकोष को वापस समर्पित करते हुए कहा, जहांपनाह, जब ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है तो इस भौतिक संपत्ति का लोभ कैसा? मेरी ये भेंट निर्धन जनता के कल्याण के लिए प्रयोग हो। उनका ये निस्वार्थ भाव और त्याग देखकर केवल अकबर ही नहीं बल्कि हर दरबारी नतमस्तक हो गया। दरबार का वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब बीरबल की ख्याति केवल उनकी चतुराई के लिए नहीं बल्कि उनकी पवित्र नियत और चरित्र की दृढ़ता के लिए भी फैल गई। दरबारियों ने अनुभव किया कि बीरबल की बुद्धि का खेल अहंकार तोड़ने के लिए था, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। उस दिन से अकबर के शासनकाल में बीरबल को न्याय का दीपक कहा जाने लगा। अकबर स्वयं अपने आसन से उठे और बीरबल के समीप आकर उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। उनकी आंखें गर्व और कृतज्ञता से नम थी। बीरबल, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। धन और वैभव से कहीं ऊपर है चरित्र का बल। जिस बुद्धि का उपयोग परोपकार और सत्य की स्थापना के लिए हो, वही सर्वोत्तम है। इसके बाद अकबर ने दरबारियों को संबोधित करते हुए एक शाही घोषणा की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में राज्य के किसी भी निर्णय में केवल पद या संपत्ति को नहीं, बल्कि व्यक्ति की नियत और उसकी ज्ञाननिष्ठा को प्राथमिकता दी जाएगी। उस घटना ने दरबार के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। अब दरबार में आने वाले प्रत्येक नए विद्वान को पता था कि बीरबल की उपस्थिति में चालाकी या कपट का कोई स्थान नहीं है। बीरबल केवल अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं रहे, बल्कि वे पूरे मुगल साम्राज्य के लिए नैतिक मार्गदर्शक बन गए, जिनकी रोशनी में न्याय का मार्ग सदैव स्पष्ट रहा। कई महीने बीत गए। बीरबल के नैतिक मार्गदर्शन ने दरबार को न केवल न्यायप्रिय बल्कि बौद्धिक रूप से भी समृद्ध बना दिया था। एक दोपहर जब दरबार अपनी सामान्य कार्यवाही में व्यस्त था, बादशाह अकबर ने मनोरंजन और बुद्धि परीक्षण के लिए एक नई चुनौती पेश की। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखा और दरबारियों से पूछा, मेरे नवरत्नों, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज है जो आंखों के सामने हो लेकिन उसे कोई देख न सके। जिसने इसका उत्तर दिया, उसे मैं सोने की 1000 अशर्फियां दूंगा। सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने हवा कहा, किसी ने भविष्य। हर उत्तर को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, वो चीज है अंधेरा। जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो आंखों के सामने होते हुए भी हमें देखने नहीं देता। बीरबल के इस मौलिक और सहज उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में जोरदार तालियां गूंज उठीं। अकबर ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को वादे के अनुसार सोने की 1000 अशर्फियां दी जाएं। बीरबल ने विनम्रता से ये पुरस्कार स्वीकार किया। उन्होंने न केवल राजा का विश्वास जीता था, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया था कि साधारण दिखने वाली चीजों में भी असाधारण बुद्धिमत्ता छिपी हो सकती है। हालांकि दरबार के कुछ अन्य दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती ख्याति से पहले ही जलते थे, इस सम्मान से और भी ईर्ष्यालु हो उठे। उनका मानना था कि बीरबल की सफलता केवल संयोग और बादशाह की कृपा का परिणाम है। वे आपस में फुसफुसाए, ये तो बस भाग्य का खेल था।
लेकिन बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल का जवाब जितना मौलिक था उतना ही गहरा भी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश इस दरबार को हमेशा नई दिशा देता रहेगा। मेरे दोस्त, बादशाह की इतनी प्रशंसा सुनकर भी उन ईर्ष्यालु दरबारियों का मन शांत नहीं हुआ। उनकी फुसफुसाहट जल्द ही खुली चुनौती में बदल गई। दरबारियों के समूह का नेतृत्व करते हुए वजीर ज़मान खान नाम का एक दरबारी आगे बढ़ा। उसने झुककर सलाम किया और बड़ी विनम्रता के मुखौटे के पीछे छिपी कड़वाहट के साथ कहा, जहांपनाह, हम बीरबल की प्रशंसा करते हैं, पर उनकी ख्याति को केवल संयोग या अच्छी किस्मत का परिणाम मानना अनुचित न होगा। उसने अपनी बात जारी रखी, हम चाहते हैं कि बुद्धि का ये खेल पूरे दरबार के सामने खुले मैदान में हो। एक ऐसी चुनौती जिसमें केवल शुद्ध तर्क और तत्काल हाजिर जवाबी की आवश्यकता हो, न कि पिछली किताबों के ज्ञान की। बीरबल ने ज़मान खान की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल एक शांत मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने घोषणा की, यदि तुम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हो तो कल प्रातःकाल हम दरबार में एक नई पहेली रखेंगे, जिसका समाधान केवल सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। दरबार के भंग होते ही ये खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। रात भर हर दरबारी के मन में ये सवाल कौंधता रहा कि बादशाह किस तरह की पहेली पेश करेंगे और क्या ज़मान खान वास्तव में बीरबल को हरा पाएंगे। ज़मान खान आत्मविश्वास से भरे थे, जबकि बीरबल अपने आवास पर शांति से विश्राम कर रहे थे, मानो कल की चुनौती उनके लिए केवल एक साधारण सी बात हो। अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ी, विशाल दरबार हॉल खचाखच भर गया। केवल दरबारी ही नहीं, बल्कि आम जनता भी ये ऐतिहासिक बुद्धि का युद्ध देखने के लिए उत्सुक थी। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके एक ओर बीरबल खड़े थे और दूसरी ओर ज़मान खान। दोनों ही प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। माहौल इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। अकबर ने गंभीर मुद्रा में चारों ओर देखा और अपनी पहेली सुनाना शुरू किया। मेरे राज्य में एक ऐसी चीज है जो हर रोज बड़ी होती है, पर उसका आकार हमेशा एक ही रहता है। पहेली सुनते ही पूरे दरबार में गहन विचार मंथन शुरू हो गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फुसफुसाहटें माहौल में तैरने लगी। कोई नदी का जलस्तर सोच रहा था तो कोई अनाज का ढेर। ज़मान खान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आतुर थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह है आपका राजकोष। रोजाना उसमें वृद्धि होती है, पर खजाना तो स्थिर है। अकबर ने निराशा में सिर हिलाया। गलत ज़मान खान, अब बीरबल, तुम्हारी बारी है। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर सदैव की भांति शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा जहांपनाह, पर ज़मान खान भौतिक चीजों में उलझ गए। इसका उत्तर है आयु या उम्र। हर गुजरते दिन के साथ हमारी उम्र बढ़ती जाती है। वो हमेशा बड़ी होती है, पर उसका कोई भौतिक आकार या निश्चित माप नहीं होता। जवाब सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने तुरंत ज़मान खान की ओर देखा। ज़मान खान का सिर शर्म से झुका हुआ था। ज़मान खान, बादशाह ने स्नेह से कहा, ज्ञान धन से बड़ा होता है। हर चीज को सोने चांदी के तराजू में नहीं तौला जा सकता। सीखो कि जीवन में कुछ चीजें माप से परे होती है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर अपने गले से मोतियों का एक बहुमूल्य हार उतारकर उनकी ओर बढ़ाया। ये हार तुम्हारे ज्ञान के सामने तुच्छ है, पर यह पुरस्कार दर्शाता है कि मेरे दरबार में बुद्धि ही सबसे बड़ा रत्न है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हार स्वीकार किया और झुककर कहा, जहांपनाह की कृपा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरा उद्देश्य किसी को छोटा दिखाना नहीं,
बल्कि ये सिद्ध करना था कि सबसे बड़े सत्य अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपे होते हैं। दरबारियों ने खड़े होकर बीरबल का अभिनंदन किया। ये सिर्फ बीरबल के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञान की जीत के लिए एक सम्मान था। जहां पनाह अकबर ने संतुष्टि की मुद्रा में अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने अपनी वाक्पटुता से फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का प्रकाश क्षणभंगुर तर्कों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह सिर्फ हार जीत का खेल नहीं था, यह दरबारियों को आत्मचिंतन करने का अवसर था। दरबार का वातावरण अब भी उत्साह से भरा था, लेकिन तालियों की गूंज अब गहरी शांति में बदल चुकी थी। वे दरबारी भी, जो पहले बीरबल के विरोधी थे, आज मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, वास्तव में बीरबल ने हमें सिखाया कि सत्य को पहचानने के लिए केवल आंखों की नहीं, बल्कि खुले मन की आवश्यकता होती है। बादशाह ने हाथ उठाकर सभी को शांत होने का संकेत दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि आज हर कोई इस बात को याद रखे, ज्ञान का आभूषण किसी भी स्वर्ण हार से ज्यादा कीमती होता है। इसके बाद अकबर ने सभा समाप्त करने की घोषणा की और सभी दरबारी बीरबल को बधाई देते हुए एक एक करके बाहर निकलने लगे। दरबार खास की सीढ़ियां उतरते हुए भी बीरबल के चारों ओर मंत्रियों और सैनिकों का घेरा बना रहा। हर कोई उनके ज्ञान और त्वरित सोच की सराहना कर रहा था। बीरबल इन सभी सम्मानों को सहजता से स्वीकार करते हुए केवल मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर किसी जीत का अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। जब गलियारे लगभग खाली हो गए तो बादशाह अकबर ने अपने निजी सहायक को भेजकर बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल तुरंत बादशाह के कक्ष में उपस्थित हुए। अकबर ने उन्हें प्रेम पूर्वक बैठने का संकेत दिया। बीरबल, अकबर ने स्नेह से कहा, तुमने केवल एक जटिल पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि तुमने उन लोगों को भी पाठ पढ़ाया जो चालाकी और झूठ को सत्य समझते हैं। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ये सुनकर हंस पड़े। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्ड काउंट 104। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को अपने पास बिठाया और बोले, ये सही है बीरबल, अब हम दीवाना में लौटेंगे। आज तुमने जो न्यायपूर्ण निर्णय दिया है उसका उल्लेख पूरे राज्य में होना चाहिए। दोनों वापस मुख्य दरबार की ओर बढ़े, जहां अन्य दरबारी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार में लौटते ही वातावरण में प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रित भाव फैल गया। सभी ने झुककर बादशाह और बीरबल का अभिवादन किया, किंतु ईर्ष्यालु दरबारी, विशेष रूप से मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक अंतिम चाल चलने का फैसला किया। बीरबल ने एक क्षण के लिए मुल्ला की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी पगड़ी को व्यवस्थित किया और विनम्रतापूर्वक बादशाह की ओर मुखातिब हुए। जहां पनाह, बीरबल ने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मूर्खता की परिभाषा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, किंतु यदि आप इस क्षण में सबसे बड़े मूर्ख की पहचान चाहते हैं तो मेरी नजर में वो स्वयं मैं हूं। पूरा दरबार ये सुनकर सकते में आ गया और मुल्ला के चेहरे पर विजय का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। और इसका प्रमाण? मुल्ला ने तुरंत पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, प्रमाण यह है कि मैं, जिसे बादशाह ने अपनी बुद्धि के लिए सम्मानित किया है, इस बात से भली भांति परिचित हूं कि ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित किसी भी निरर्थक प्रश्न का जवाब देना समय की बर्बादी है। फिर भी मैं इस चुनौती को स्वीकार करके दरबार का कीमती समय नष्ट कर रहा हूं। मूर्खता इससे बड़ी क्या होगी कि मैं एक पहले से ही सिद्ध हो चुकी बात को सिद्ध करने के जाल में फंस जाऊं। इसके बाद बीरबल ने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, और दूसरा मूर्ख वह है जो मेरे इस उत्तर को सुन रहा है, ये जानते हुए भी कि मैंने पहले ही अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी है। दरबार का सन्नाटा
अचानक तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। अकबर बादशाह अपनी सीट से उठकर खड़े हुए और जोर से हंसे। मुल्ला का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। बादशाह अकबर ने अपना हाथ उठाकर दरबार को शांत होने का संकेत दिया। उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। वाह बीरबल, तुम वास्तव में असाधारण हो, उन्होंने गर्व से कहा। तुमने हर बार यह सिद्ध किया है कि तुम्हारी बुद्धि की धार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तुमने मूर्खता की परिभाषा को ही पलट दिया। मुल्ला, जिसने इतनी बड़ी बहस छेड़ने की जुर्रत की थी, अब जमीन में गड़ा जा रहा था। उसे अपनी हार स्वीकार करने के लिए एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने चुपचाप हाथ जोड़े, दबे स्वर में अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और दरबार से बाहर निकलने की अनुमति चाही। अकबर ने मुल्ला को जाने दिया, लेकिन फिर बीरबल की ओर मुड़कर कहा, यह सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं, ये दर्शन है। तुम्हारी इस अद्वितीय विजय के लिए तुम्हें तुरंत सोने के सिक्कों से तौला जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर पूरे महल में गूंज उठी। अकबर के आदेश पर तुरंत तराजू मंगवाया गया। शाही कोषाध्यक्ष ने सोने के सिक्कों के ढेर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन बीरबल ने, जिसे राजसी सम्मान कभी विचलित नहीं कर पाया, हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपका ये आदेश मेरे लिए किसी भी सोने से ज्यादा मूल्यवान है। किंतु मेरा अनुरोध है कि इस वजन के बदले ये स्वर्ण राशि राज्य के सबसे निर्धन 100 परिवारों में बांट दी जाए। बीरबल की इस महान उदारता को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर, जो पहले से ही प्रभावित थे, अब नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर बीरबल को गले लगाया। ऐसी बुद्धि और ऐसा हृदय दुर्लभ है, बीरबल, उन्होंने घोषणा की। दरबारियों ने खड़े होकर बीरबल को सलामी दी। यह पहली बार था कि सम्मान की तालियां इतनी देर तक और इतनी जोर से गूंजती रही कि महल की दीवारें हिल उठीं। ताली बजना बंद होते ही बादशाह अकबर ने तुरंत खजाना मंत्री को बुलवाया और आदेश दिया कि बीरबल द्वारा मांगी गई पूरी स्वर्ण राशि बिना किसी विलंब के 900 निर्धन परिवारों तक पहुंचाई जाए, जिसकी सूची बीरबल स्वयं तैयार करेंगे। ये घोषणा सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। बादशाह पुनः बीरबल की ओर मुड़े, उनकी आंखों में संतुष्टि थी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने अपनी बुद्धि से धन के वास्तविक मूल्य को सिद्ध किया, लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी अधूरा है। तुम्हारे इस महान त्याग के बाद मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में बीरबल की बुद्धिमत्ता से अधिक कोई अमूल्य वस्तु है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हां, जहांपनाह, वो है एक राजा का हृदय जो अपनी प्रजा की भूख को अपना दुख माने। ये सुनकर पूरे दरबार में प्रशंसा और सम्मान की एक नई लहर दौड़ गई। बादशाह ने उन्हें फिर से गले लगाया और ऐलान किया कि आज से बीरबल केवल उनके नवरत्नों में से एक नहीं, बल्कि राजकोष के सच्चे रखवाले हैं। बादशाह अकबर की यह घोषणा सुनते ही तालियों की गूंज इतनी तेज हुई कि किले की दीवारें गूंज उठीं। दरबार में मौजूद सभी मंत्री, दरबारी और गणमान्य व्यक्ति नतमस्तक थे। उन्हें आज केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक शासक के सच्चे धर्म का दर्शन हुआ था। अकबर ने अपने नवरत्नों से कहा, आज से हर वर्ष इस दिन राजकोष का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और अनाथों के लिए आवंटित किया जाएगा। यही मेरे हृदय का धन है, जिसका मूल्य संसार की किसी भी दौलत से अधिक है। इस शाही फरमान ने सिद्ध कर दिया कि बीरबल की बातें हवा में नहीं थी, बल्कि उन्होंने सीधे सम्राट के हृदय को छुआ था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उन्हें न पद की चिंता थी, न संपत्ति की। उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि राजा ने प्रजा के दर्द को समझ लिया था। पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठा और बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमूल्य बन गई। महाराज अकबर, जिनकी आंखों में गर्व और संतुष्टि झलक रही थी, उन्होंने स्वयं आसन से उठकर बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने स्नेह से बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश,
मेरे प्रिय मित्र, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए पद और संपत्ति गौण है। तुम्हारी सच्ची दौलत तुम्हारे मस्तिष्क में निवास करती है। दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी, जो बीरबल को नीचा दिखाने आए थे, शर्म से अपनी आंखें नहीं उठा पा रहे थे। उनकी साजिश एक शानदार सबक में बदल गई थी। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, यह सब आपके न्याय और हृदय की महानता का परिणाम है, जहांपनाह। इसके पश्चात अकबर ने अगले दिन से ही शाही खजाने से जरूरतमंदों के लिए धन वितरण का कार्य शुरू करने का आदेश दिया। उस दिन पूरे आगरा में ये चर्चा फैल गई कि बीरबल की बुद्धि ने केवल राजा को ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा को धनवान बना दिया। दरबार अब बीरबल के सम्मान में गूंज उठा था। बादशाह अकबर, जो बीरबल की चतुराई और दयालुता के संगम से बहुत प्रसन्न थे, अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने खुले दिल से बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के नवरत्नों में सबसे अनमोल हो, बल्कि प्रजा के सच्चे सेवक भी हो। तुम्हारी बुद्धि ने साबित कर दिया कि असली धन खजाने में नहीं, बल्कि राजा के न्याय और प्रजा के कल्याण में निहित है। उन्होंने स्वयं बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरे दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि वे ईर्ष्यालु दरबारी भी, जो बीरबल को नीचा दिखाने आए थे, सम्मान में खड़े हो गए। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसने राजमहल की दीवारों को गुंजायमान कर दिया। ये केवल बीरबल की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये बुद्धि, न्याय और जन कल्याण की महान विजय थी। तालियों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे थमने लगी और महाराज अकबर ने गहरे संतोष के साथ बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल गर्व नहीं, बल्कि एक शासक की गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बीरबल, तुम केवल हाजिर जवाब नहीं हो, बल्कि राज्य की सच्ची नींव हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय, मानवता और दूरदर्शिता का स्थान किसी भी भौतिक संपत्ति से ऊपर है। बीरबल ने झुककर अत्यंत विनम्रता से महाराज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह आपकी ही शिक्षा का फल है, जहांपनाह। सेवक तो बस आपकी आज्ञा का पालन करता है। इस घटना ने दरबार की हवा ही बदल दी। वे दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, अब अपनी गलती महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की जीत उनकी व्यक्तिगत हार नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के विवेक की जीत थी। दरबार में अब केवल सम्मान, समझ और मैत्री का वातावरण शेष था, जो बीरबल की बुद्धि के अद्भुत खेल के कारण उत्पन्न हुआ था। महाराज अकबर, जो इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत संतुष्टि और गर्व से देख रहे थे, सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने भरे दरबार में ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, विवेक और विनम्रता किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार है। जो पाठ हमने आज सीखा है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि मेरे मित्र और इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। इस उद्घोषणा के साथ ही दरबार में एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। सभी दरबारी, चाहे वे बीरबल के समर्थक हो या प्रतिद्वंद्वी, एक सुर में खड़े हो गए। पूरा हॉल गड़गड़ाहट वाली तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। ये तालियां केवल बीरबल की जीत के लिए नहीं थी,